नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ट्राइफेटा के अंतर्गत रिक्शा के जनरल कैरेक्टर्स और इसकी थैलस संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्गीकृत स्थिति। वर्गीकृत स्थिति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका प्रभाग ब्रायोफाइटा है, वर्ग हेपेटिकोप्सिडा, गण मार्केंसियल्स, कुल रिक्शियेसी तथा वंश रिक्शिया है। वितरण व आवास की हम बात करते हैं तो वितरण की दृष्टि से रिक्शा वंश एक विश्वव्यापी वंश है और हमारे भारत के अंतर्गत लगभग 140 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलती है। वहीं राजस्थान में भी हमें 30 से अधिक जातियां रिक्शा की देखने को मिलती है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख रिक्शा की जातियों के अंतर्गत हम देखते हैं तो रिक्शा अबुएंसिस, रिक्शा जोधपुरेंसिस, रिक्शा फ्लूटेंस व रिक्शा रेटिकुलेटा आदि मुख्य है। आवास की हम बात करें तो हम पहले ही जो इसके सामान्य लक्षणों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पादप माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवास की दृष्टि से बात करें तो अधिकतर जो रिक्शा प्लांट है वो कैसे हैं, स्थलीय। लेकिन इसके बावजूद कुछ है जो जातियां ऐसी है जो हमें जलीय आवास में देखने को मिलती है, जैसे रिक्शा फ्लूटेंस व रिक्शा अबुएंसिस, है ना। ये ऐसी जातियां हैं रिक्शा की जो जल में पाई जाती है। वहीं रिक्शा रेटिकुलेटा है जो जेरिक हैबिटेट में देखने को मिलती है, अर्थात शुष्क आवासों में पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम सामान्य लक्षणों में पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र के अंतर्गत 2 पीढ़ियां देखने को मिलती है। जो मुख्य पीढ़ी होती है उसको हम युग्मकोद्भिद प्रावस्था कहते हैं और अन्य पीढ़ी होती है उसको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद प्रावस्था। लेकिन इन पादपों के अंतर्गत जो इनकी मुख्य पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है और युग्मकोद्भिद प्रावस्था थैलस के रूप में पाई जाती है। तो यहां पर आप है जो रिक्शा के थैलस को देख रहे हैं। रिक्शा का जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट यानी लेटा हुआ, चपटा हुआ, पृष्ठधारी व द्विभाजी शाखित होता है, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। और इसका जो थैलस होता है हम पहले बता चुके हैं कि द्विभाजी शाखित होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऊपर से है जो द्विभाजी शाखित है और इसमें द्विभाजी शाखित थैलस के अंतर्गत देखोगे तो थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक खांच होती है जिसे हम एपिकल नोच कहते हैं और इस खांच के अंदर इस थैलस का शीर्ष वृद्धि बिंदु स्थित होता है, ग्रोइंग पॉइंट। थैलस के ऊपरी सतह पर एक हमें मध्य शिरा देखने को मिलती है। मध्य शिरा क्षेत्र में जननांग अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। थैलस मध्य शिरा क्षेत्र में मोटा होता है, जबकि किनारों की तरफ आप देखोगे तो इसके अंतर्गत है थोड़ा सा कम मोटा होता है, अपेक्षाकृत मध्य शिरा के अपेक्षाकृत कम मोटा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि मध्य शिरा से जो अपन किनारों की तरफ जाते हैं तो थैलस के अंतर्गत है जो हमें पतलापन देखने को मिलता है। थैलस में नीचे की तरफ अर्थात जमीन वाली सतह की तरफ हम देखते हैं, जिसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। वहां पर हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम मूलाभास कहते हैं पाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ थैलस में परिधि की तरफ आप कतार के रूप में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, काले काले बड़े बड़े डॉट्स, ये है जो स्केल्स अर्थात जिनको हम शल्क कहते हैं। और इन शल्क का जो कार्य होता है
वो होता है शीर्ष वृद्धि बिंदु की सुरक्षा करना। अर्थात जब थैलस मृदा के अंदर ग्रोथ करता है तो शीर्ष वृद्धि बिंदु क्षतिग्रस्त न हो जाए, कंकड़, धूल, मिट्टी, कणों के आदि से रगड़ खा करके उसकी सुरक्षा के लिए जो ये स्केल्स है जो उसे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। वहीं मूलापास जो होते हैं वो जमीन से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके थैलस को प्रोवाइड करते हैं। मूलावास हमें रिक्शा में दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होते हैं चिकनी भित्ति युक्त, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। इस प्रकार के मूलावासों में इनकी जो अंतर भित्ति होती है ये जो सपाट होती है। वहीं दूसरे प्रकार के जो मूलावास है उन्हें हम गुलिकीय मूलावास कहते हैं। और इस प्रकार के मूलावासों में इनकी अंतर भित्ति पर खूंटे नुमा आपको उपांग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिक्शा में हमें दो प्रकार के मूलावास देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ जातियां ऐसी है जैसे कि रिक्सिया सेंगुइनिया में केवल है जो चिकनी भित्ति युक्त मूलावास भी पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत अर्थात रिक्सिया जो सेंगुइनिया है इनमें हमें गुलिकीय मूलावास देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो थैलस है, जो मुख्य इसकी पीढ़ी है गेमेटोफाइट, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके आरेखी चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। आरेखी चित्र के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो रिक्शा का जो थैलस है उसकी आंतरिक संरचना में हमें दो क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभेदित दिखाई देते हैं। एक ऊपर की तरफ ये वाला क्षेत्र जिसको हम प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा नीचे वाला क्षेत्र जिसे हम संचयी क्षेत्र कहते हैं अर्थात स्टोरेज रीजन। प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, लंबे लंबे तंतु जो दिख रहे हैं इनको हम प्रकाश संश्लेषित तंतु कहते हैं। अर्थात ये बहुकोशिकीय होते हैं और पंक्ति में कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इन तंतु का जो कार्य है वो कार्य है प्रकाश संश्लेषण का, जबकि नीचे वाला जो क्षेत्र है स्टोरेज रीजन, इसका कार्य है स्टोर करना, संग्रहण करना। और इसी क्षेत्र में नीचे की तरफ आपको राइजोइड्स इत्यादि देखने को मिल रहे हैं। अब हम इस थैलस की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हम थैलस के कोशिकीय चित्र को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि थैलस दो क्षेत्रों में बंटा होता है, प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र और संचयी क्षेत्र। प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र के अंतर्गत हमें हरित लवक युक्त कोशिकाओं की खड़ी पंक्तियां नजर आती है। ये पंक्तियां अर्थात इस तरह के जो खूंटे नुमा आपको तंतु दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम प्रकाश संश्लेषित तंतु कहते हैं। और इनमें प्रकाश संश्लेषित तंतु की प्रत्येक प्रकाश संश्लेषित तंतु की जो शीर्षस्थ कोशिका है उसके अंदर है जो हरित लवक का अभाव होता है और वह अन्य कोशिकाओं से आपको भिन्न प्रकृति की दिखाई देती हैं। और ये शीर्ष कोशिकाएं इस थैलस की अधिचर्म का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषित तंतुओं के बीच में है जो आपको कुछ खाली स्पेस दिखाई दे रहा है जिसको हम एयर कैनाल कहते हैं। इस एयर कैनाल का निर्माण 7 से 8 प्रकाश संश्लेषित तंतुओं के मिलने से होता है। और इस
एयर कैनाल का ऊपर से ऊपर की तरफ है जो, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आपका वायु चैम्बर है या वायु के जो वाहिका है, सॉरी वायु कैनाल है, गुहिका, ये वायु गुहिका थैलस की ऊपरी सतह पर एयर पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। थैलस की जो ये कोशिकाएं हैं प्रकाश संश्लेषी तंतु, इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसों के आदान प्रदान हेतु जो आवश्यक गैसों के आदान प्रदान हेतु जो मार्ग प्रदान करती है गैसों के लिए, वो है जो एयर पोर होते हैं। एयर पोर के द्वारा ही गैसें हैं जो इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, अर्थात गैसों के आदान प्रदान में इन एयर पोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। नीचे की तरफ हम देखें तो संचयी क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र डेंस अर्थात सघन होता है, इसमें कोशिकाओं के मध्य में आपको किसी भी प्रकार के कोई अवकाश देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है वो मध्यवर्ती प्रकृति की होती है और इन कोशिकाओं में हरित लवण का अभाव होता है। ये मध्यवर्ती कोशिकाएं थैलस के ऊपरी भाग में प्रकाश संश्लेषी तंतु द्वारा निर्मित जो अतिरिक्त भोजन होता है उस भोजन को संग्रह करने का कार्य करती है। इसीलिए हम इस क्षेत्र को स्टोरेज रीजन कहते हैं। और स्टोरेज रीजन की जो निचली सतह होती है उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं मूलाभासों में रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिक्शा के थैलस में हमें जो ऊपरी अधिचर्म पर एयर पोर देखने को मिल रहे हैं, वही निचले अधिचर्म पर हमें मूलाभास और दो प्रकार के मूलाभास है, चिकनी भित्ति वाले और गुलिकी मूलाभास देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको स्केल्स भी नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि थैलस किस प्रकार से वृद्धि करता है। तो इसकी जो शीर्षस्थ वृद्धि होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि थैलस जो द्विभाजिक शाखित होता है, तो इस थैलस की द्विभाजिक शाखित थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक खांच होती है और उस खांच के अंदर शीर्ष कोशिकाएं पाई जाती है जो कि थैलस की वृद्धि को नियमित करती है। इस शीर्ष बिंदु पर जो शीर्ष कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं में विभिन्न तलों में विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप थैलस विभिन्न दिशाओं में वृद्धि करता है। और जब ऊपरी स्तर की कुछ कोशिकाएं वृद्धि करना बंद कर देती है और उसके नीचे की स्थित कोशिकाएं, शीर्ष कोशिकाएं जब विभाजन करती है, तो इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है तरुण थैलस के अंदर, यानी युवा थैलस के अंदर। तो युवा थैलस में क्या होता है कि ऊपरी भाग में स्थित कुछ शीर्ष कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर, जबकि उसके नीचे की तरफ स्थित कोशिकाएं दोनों तरफ से विभाजन करना शुरू करती है। तो थैलस है जो बाद में परिपक्व अवस्था के अंदर हमें वो थैलस है जो द्विभाजिक शाखित प्रकार में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीक्षा के अंदर है जो ये एक सामान्य तरुण थैलस से हमें द्विभाजी शाखित थैलस देखने को मिलता है। धन्यवाद।